हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर अम्ल क्षार और लवण से एक वीडियो लेकर के आया हूं। और इस समय आप लोगों का परीक्षा का समय चल रहा है, काफी कीमती समय है। मैं चाहूंगा कि बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर को कवर करने वाला एक वीडियो हो। तो एक तो नहीं लेकिन 2-3 वीडियोज में ये चैप्टर कवर होगा और इस तरह से कवर होगा कि बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में प्रश्नों के माध्यम से। चैप्टर तो पहले से भी पढ़ते आए हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन में कई एक बार आप लोग जानते हुए प्रश्नों को भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1, ये कोई एक प्रश्न नहीं है, बल्कि इसमें ये जितने पे टिप्पणी लिखनी है, कह रहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जितने हैं विद्युत अपघट्य पर, विद्युत अपघटन पर, आयनन की मात्रा पर, ये सब एक एक क्वेश्चन है। वो एक बार इस लेसन का समझ लीजिए, समरी है यहाँ पर। तो इसके माध्यम से हम वो करेंगे, फिर देखेंगे विभिन्न वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस में कितना जो पूछा है पहले ब्रेक करिए और पॉइंट टू पॉइंट जितना क्वेश्चन आपसे पूछा है उतने का आंसर करिए। यही आपको करना है, यही हमको आप लोगों को समझाना है। तो चलिए, यहाँ पे पहले हम लोग समराइज करते हैं इसको। तो इस लेसन में ये पूछ रहे हैं विद्युत अपघट्य क्या है। तो पदार्थों के वर्गीकरण कई तरह से वर्गीकरण किए होंगे पदार्थों के। एक वर्गीकरण ऐसा भी है कि यदि उसको जल में घोला जाए तो आयनिक होता है कि नहीं होता है। यदि वो आयनों में विभाजित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को ही कहते हैं विद्युत अपघट्य। आयनों में वियोजित होगा, और जैसे ही वो आयनों में वियोजित होगा तो उसके बाद वो क्या होगा, आयनों में वियोजित होने के बाद वो विद्युत धारा को चलाने लगेगा। इट मीन्स इट विल बिकम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। और जितने अम्ल हैं और क्षार जो जल में विलेय हैं वो सब आयोनाइज होते हैं और वो विद्युत अपघट्य होते हैं। कुछ लवण भी। विद्युत अपघटन तो किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने से, जो मैं बताया कि विद्युत अपघट्य क्या है, जो आयनों में वियोजित हो जाएंगे, और आयनों में वियोजित होने की घटना ही विद्युत अपघटन कहलाती है। मतलब वैद्युत अपघटन क्या है, एक लाइन सुनिए इसका। वैद्युत अपघटन क्या है, किसी विलयन किसी पदार्थ को जल में विलय करने से आयनों में वियोजित होने की घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। आयनिक सिद्धांत क्या है भाई? तो आयनिक सिद्धांत ये भी इसी से संबंधित है। आयनिक सिद्धांत कहता है कि जब इसका जहां क्वेश्चन आएगा वहां पे इसका आंसर भी करूंगा। अभी हम एक बार समराइज कर रहे हैं इसको, और हो सके कि समराइजेशन का एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वाला वीडियो में क्वेश्चन आंसर को कर लें। तो आयनिक सिद्धांत सिंपली यही कहता है कि जब विद्युत अपघट्य पदार्थों को जल में घोलते हैं तो आयनों में वियोजित हो जाते हैं और वो उसका विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब कितने आयन टूटेंगे, मतलब आयनाइजेशन की मात्रा या उसकी डिग्री, ये किस बात पर डिपेंड करती है? तो देखो, दो चीज है भाई। एक तो पदार्थ है जिसको घोला जा रहा है, और एक दूसरा पदार्थ है जिसमें वो घोला जा रहा है। तो इन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब विलायक की प्रवृत्ति पर और विलेय की प्रवृत्ति पर। और उसके बाद क्या है, तापमान विलयन का क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। घनत्व तो उसमें क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। तो आयनिक सिद्धांत यही है।
आगे है आयनन की मात्रा। ये क्वेश्चन है कि किस बात पर निर्भर करती है आयनन की मात्रा। तो अभी जैसा कि मैं बताया कि आयनन की मात्रा विलेय दैट इज सोल्यूट, विलायक सॉल्वेंट, इनकी प्रकृति पर, इन दोनों की प्रकृति पर, विलयन के तापमान पर और विलेय की मात्रा पर, इन चार फैक्टर पे आयनन की मात्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आयनन की मात्रा किस पे भाई? तो ये है विलेय की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा विलयन का तापमान और चौथा विलेय की मात्रा या घनत्व कह सकते हैं कि कितना ज्यादा विलेय है। इन सब बातों की ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के गुणनफल को हम कहते हैं आयनिक गुणनफल। किसी विलयन में, नॉट ओनली इन वाटर, सिर्फ जल में नहीं, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसकी परिभाषा चूंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको हम जरूर एक बार यहीं पे लिख दें। जल का आयनिक गुणनफल किसी, आगे देखेंगे परीक्षाओं में पूछा गया है, किसी विलयन में, सॉरी ये नहीं में, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और इसका मान कितना होता है भाई? तो इसका मान हमेशा निश्चित होता है और वो होता है 10 की घात ऋण 14 होता है इसका मान, ये फिक्स रहता है। अब जब हम लोग ये पीएच मान वगैरह देखते हैं तो ऐसी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो देखो भाई H और ये जो है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये तो फिक्स हो गया 10⁻⁻14 कांस्टेंट हो गया। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। किसमें बढ़ता है भाई? तो यदि वो उसमें अम्ल, अभी आयनिक सिद्धांत के आधार पर पूछा जाएगा कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है। तो देखो जल में फिक्स है इसका वैल्यू, ये H प्लस आयन जल में क्या है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों कितनी है? इक्वल है 10⁻⁻7। और यदि जल में घोलने से वो हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा दे देता है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। और क्षार को यदि घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, मतलब, लेकिन ये प्रोडक्ट तो फिक्स रहना है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेगी तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घटेगी, और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा इसमें कि अम्ल और क्षार कैसे पहचानेंगे? पीएच मान एक आता है, क्या होता है? तो पीएच मान यह एक पैमाना है। पीएच मान क्या है? एक पैमाना है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। और कैसे बताता है? तो ये उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मेजर करके ही बताता है। और इसका मान, पीएच मान होता कितना है? तो ये -log
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऋणात्मक लॉगरिथम के बराबर होता है। और ये अम्लों और क्षारों की प्रबलता भी बात है। अब क्या है भाई, तो अम्ल और क्षार की प्रबलता का क्या मतलब है? अम्ल और क्षार की प्रबलता का मतलब ये है, अम्ल क्या है, जल में जो जब वो उसको कोई पदार्थ घोलेंगे और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो या हाइड्रोजन आयन देगा वो, तो वो अम्ल हो जाता है। अब ये प्रबलता, यदि वो आयनाइजेशन उसका इजी वे में होता है, इजी वे में आयनाइज हो रहा है, तब वो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार होगा। और यदि उसका आयनाइजेशन पूर्णतया नहीं होता है, उदाहरण के लिए 100 मॉलिक्यूल उसमें डाले और उसमें से 50 या 40 आयनाइज हुए, बाकी आयनाइज नहीं हुए, तो वो दुर्बल होता है। तो अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता मतलब वो कितनी तेजी से वो आयोनाइज हो रहा है, कितनी मात्रा में आयोनाइज हो रहा है। आगे जहां पे सटीक क्वेश्चन होगा उसका आंसर किया जाएगा। अम्ल क्षार सूचक, सूचक भी आप जानते हैं, सूचक क्या है भाई, वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन में ये बताते हैं कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब ये प्राकृतिक भी होते हैं और हम लोग लैब में भी बनाते हैं अपने काम के लिए। तो प्राकृतिक में जैसे हल्दी हो गया, तो ये लाल पत्ता गोभी होती है वो होता है। और ये सब प्राकृतिक सूचक है। कभी कभार पूछा जाएगा, देखेंगे क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत आसानी से आप जानते हैं, पहले से जानते होंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो न अम्ल रह जाता है न क्षार रह जाता है, वो दोनों प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसको लिखने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और लवण जल अपघटन, ये क्या होता है, किसी लवण को जल में जब घोलेंगे, लवण जल अपघटन, तो लवण को जब जल में घोलेंगे तो आयनों में वियोजित हो जाता है, यही कहलाता है लवण जल अपघटन। तो ये तो कुछ सिंपल सा वो रहा इंट्रोडक्शन के तौर पे। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके साथ साथ देख लेते हैं। जैसे अब पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिखाना है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टू दी पॉइंट आंसर लिखिए। जैसे देखिए दो पार्ट, इसका आयनन क्या है एक प्रश्न है, यह ताप तथा विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है, तो हमको इन्हीं दो पॉइंट का आंसर करना है। तो आयनन क्या है भाई, तो जब इसका आंसर लिख रहे हैं टू सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तो जब किसी वैध अपघट्य पदार्थ को जल में घोलते हैं तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। इस घटना को आयनन आयोनाइजेशन कहते हैं। बस अब कह रहे हैं यह ताप तथा, उदाहरण भी दे सकते हैं और यहाँ को ऐसे पूछा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यह ताप तथा विलयन की सांद्रता से किस प्रकार प्रभावित होता है, तो आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा अभी आया था ये, आयनन की मात्रा क्या होता है भाई, तो ये पहला विलयन का ताप, यही पूछा है, ताप पर क्या फर्क पड़ता, ताप से क्या फर्क पड़ता है, तो विलयन का ताप बढ़ने से बढ़ता है और दूसरा सांद्रता, तो सांद्रता से भी बढ़ता है। विलयन की
सांद्रता बढ़ने से भी बढ़ता है। अब मात्र इतना लिखने के लिए आप बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पाएंगे। तो बताइए, कुछ तो वो नहीं है। ये सारी बातें आप जानते भी हैं, लेकिन बड़ा वो लगता है जब बच्चों की कॉपी हम लोग देखते हैं तो उस समय उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर होता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को भी कुछ नहीं करते हैं। सारा कुछ आप लोग पढ़े हैं और मैक्सिमम बच्चे ये सब जानते हैं, फिर भी पता न क्यों आंसर वहां एग्जाम में परफॉर्म करते समय प्रेशर सिचुएशन से न क्या होता है कि वो नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में जाइए तो कोई क्वेश्चन आपको ये ना लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन कहां से आ गया, आपको ये लगे अच्छा ये क्वेश्चन तो हम कल ही अभी लिखे थे। ऐसे लिखिए उसको। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है निर्जल HCl विद्युत अचालक है परंतु जलीय HCl एक अच्छा चालक है, समझाइए। तो एक्चुअली अभी ये भी आयनन की ही बात है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है भाई, ये जो निर्जल है, निर्जल HCl अचालक है, कुचालक है। ये अचालक मतलब कुचालक, कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जलीय HCl एक अच्छा चालक है। क्यों चालक है भाई? तो एक्चुअली कोई भी जो वैद्युत अपघट्य है, आयनन कब होगा? जब जल में घोलेंगे, और जब आयनन होगा उसके बाद ही तो वो सुचालक बनेगा ना। तो सिर्फ इसमें क्या लिखना है कि निर्जल HCl आयनीकृत नहीं होता है। इसके आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, निर्जल निर्जल HCl या कोई विद्युत किसी के बारे में पूछे, या कोई भी विद्युत अपघट्य आयनित नहीं होता है, होता है जब उसे जल में घोला जाता है, तभी आयनीकृत होता है और विद्युत का सुचालक बन जाता है। मात्र इतना लिखना है और ये क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में आता है तो। यहां देखते हैं ये क्या कह रहे हैं भाई, अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल अम्ल भस्म का नाम भी लिखिए। अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। आधुनिक अवधारणा, आधुनिक परिभाषा। तो अम्ल क्या है भाई? तो इतनी सी बात सिर्फ लिखनी है। दोनों का एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम भी लिखिए। तो इसमें क्या है, अम्ल, चौथे का आंसर हम लोग लिख रहे हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे, अच्छा नाम लिखे, भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। जैसे जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। HCl जैसे ही जल में घोलेंगे तो H+ Cl- और H2O ऐसे दे देगा। वैसे उसका भस्म का भी लिख सकते हैं। भस्म, भस्म मतलब क्या? क्षारक।
क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होने पर OH माइनस आयन देते हैं। और बहुत सारे दुर्बल और प्रबल अम्ल और क्षार पड़े होंगे। तो एक प्रबल अम्ल, तो एक प्रबल अम्ल भी ये है, प्रबल अम्ल आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है, कोई एक का ही नाम लिखना है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, एक्वारेजिया है, दुर्बल भस्म, तीन प्रबल, दो प्रबल है KOH और NaOH, बाकी सब दुर्बल ही है। तो NH दुर्बल, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार NH4OH है, CaOH ट्वाइस है, ये सब दुर्बल क्षार है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल व क्षार से आप क्या समझते हैं? तो वही अभी वो उदाहरण में सब लिख देंगे। और प्रबल अम्ल वे हैं जिसके आयनाइजेशन की मात्रा ज्यादा होती है, दुर्बल अम्ल वे हैं जिसके आयनाइजेशन की मात्रा कम होती है। उसी तरह से क्षार भी, प्रबल क्षार मतलब आयनाइजेशन की मात्रा अधिक होगी और दुर्बल क्षार मतलब जिसके आयनाइजेशन की मात्रा कम होगी। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? आया था भी प्रश्न में, क्या है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता के गुणनफल को ये आयनिक गुणनफल कहते हैं जल का। किसी विलयन में वो उसका मान फिक्स होता है, प्रोडक्ट फिक्स होता है। तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस पे मान कितना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका मान होता है 10⁻⁻14। पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन यहाँ आया है, इसका आंसर यहाँ लिख लेने से अच्छा है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हम लिखेंगे कितना। तो पीएच आयन की, पीएच की परिभाषा दीजिए। तो किसी, अच्छा पूरा वो लिख देते हैं, रुक जाइए। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का माप होता है। देखिए दो चीजें, परिभाषा यहाँ पे पूछ रहा है, मान नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, परिभाषा है क्या है पीएच की। और अब यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से इसका क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वो कितना होता है। तो किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम के लॉग के बराबर होता है। ये संबंध है इसमें। सिंपली ये भी लिख सकते हैं, pH इक्वल टू log 1 बाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और कुछ पूछ नहीं रहा है, वैसे एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूं, किसी और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ पूछे तो पीएच का मान कहां से कहां तक होता है, 1 to 14 तक होता है, 1 to 7, 1 to 7 पे क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। 7 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, और 7 से कम हुआ तो क्या होता है,
अम्ल होता है, ये जानते हैं, जहां कहीं आएगा क्वेश्चन वहां पर हम लोग उसको भी करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है। यहाँ का है क्वेश्चन, अच्छा ये अभी आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इतना ग्राम आयन प्रति लीटर है, फिर भी यह उदासीन होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट किसी भी विलयन में, सिर्फ जल हो शुद्ध तो भी और कोई विलयन हो तो भी, जल का आयनिक गुणनफल फिक्स होता है, वो होता है 10 की घात कितना, -14। तो ये जो होता है जल का आयनिक गुणनफल यही होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और गुणे OH माइनस आयन की सांद्रता, यही तो गुणनफल है। और ये 10⁻⁻14 है। अब 10⁻⁷ यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता 10⁻⁷ हो जाएगी। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है भाई, 10⁻⁷। तो OH माइनस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10⁻⁴ बाई 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁷। और ये दोनों बराबर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ना हाइड्रोजन का प्रभाव रहता है हाइड्रोजन आयन का, और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन का। 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, यदि HCl तथा CH3COH मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एसिटिक एसिड के समान सांद्रताओं वाले विलयनों में से किसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होता है और क्यों? तो किसका होता है भाई, इसमें अब ये याद करिए कि कौन इसमें प्रबल अम्ल है और कौन इसमें दुर्बल अम्ल है। तो इसमें प्रबल अम्ल कौन सा है भाई, HCl। कौन सा प्रबल अम्ल है, ये HCl है। ये क्या है भाई, प्रबल है ये। और ये क्या है, दुर्बल है। तो प्रबल और दुर्बल मतलब क्या? प्रबल का मतलब उसमें आयनों की सांद्रता, आयनाइजेशन अधिक मात्रा में होगा, आयनाइजेशन अधिक मात्रा में होगा तो हाइड्रोजन अधिक होगा। मतलब ये कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है, हाइड्रोजन आयनों की HCl में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी, अधिक होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि यह क्या है भाई, क्योंकि यह क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल कैसा अम्ल है भाई, प्रबल अम्ल है। और COH, CH3COH वो क्या है, दुर्बल अम्ल है। और CH3COOH क्या है, दुर्बल है। जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सब दुर्बल ही होते हैं। यहाँ पे HCl के समान अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 12 नंबर में क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। अभी हम लोग देखे थे हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या मतलब है, प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयनों के कितने मोल हैं, ये होती है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इसकी परिभाषा एक बार मैं लिख दूं आप लोगों के लिए। प्रति लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयनों के मोलों की संख्या को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं, कहते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना होता है भाई, तो उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -7 मोल प्रति लीटर ये होती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसके बाद एक या दो वीडियो और होंगे जिसमें कि लेसन कवर हो जाएगा। तब तक मेरे वीडियो देखते रहिए, बाकी लेसन भी पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।